बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। इमादुद्दीन जंगी सीज़न 2 पार्ट 5। वक्त गुजरता चला गया, जलालुद्दीन फौत हो गया। बदरुद्दीन और जोहरा के यहाँ 3 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम कबीरुद्दीन, उससे छोटे का नाम मुजद्दुद्दीन और सबसे छोटे का नाम ज़ैनुद्दीन था। दूसरी तरफ थोरोस और मैकल के यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई। बेटों के नाम योकास और रावंद और बेटियों के नाम सबता और सराया थे। कबीरुद्दीन और मुजद्दुद्दीन ने मकामी तौर पर ही अपनी हरबी तरबियत मुकम्मल कर ली थी, जबकि ज़ैनुद्दीन को उसके कहने पर उसके बाप बदरुद्दीन और दादा जमालुद्दीन ने दीनी और हरबी तरबियत के लिए हल्ब शहर भेज दिया था। एक बार जब थोरोस, उसकी माँ सारूक और मैकल अपने बच्चों के साथ जोहरा के यहाँ आए तो ये सब बड़े पुरजोश अंदाज में आपस में मिले। खसूसियत के साथ जोहरा ने अपने भाई थोरोस के 4 बच्चों यानी योकास, रावंद, सबता और सराया को जी भर कर प्यार किया। सब मिलने के बाद जब दीवान खाने में बैठ गए तब कुछ देर तक सारूक अपने पहलू में बैठी हुई जोहरा पर गहरी निगाह डालती रही। फिर इधर उधर देखा, यहाँ तक कि अपनी बेटी जोहरा को मुखातिब करके बड़ी मोहब्बत में कहने लगी, जोहरा मेरी बच्ची, मैं देखती हूँ तेरे दोनों बड़े बेटे कबीरुद्दीन, मुजद्दुद्दीन यही हैं। ये अपने बचपने से निकलकर जवानी में दाखिल होने के बाद खूब कदावर और कड़ियल साबित हुए हैं, लेकिन तेरा छोटा बेटा अपने भाइयों में ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा कड़ियल और कदावर जवान है। मेरी बेटी, तूने उसे कहाँ भेजा हुआ है? वो हमसे मिलने नहीं आया? जोहरा कुछ उदास हो गई थी, कहने लगी, अम्मा आपका कहना दुरुस्त है। अम्मा, वो मुझे भी सबसे ज्यादा प्यारा और अजीज है, लेकिन वो घर पर नहीं है। अपनी दीनी और हरबी तरबियत के लिए वो हल्ब जा चुका है। इस पर शिकवा भरी आवाज में उसकी तरफ देखते हुए सारूक कहने लगी, वही तेरा काम का बेटा था और उसे तूने घर से निकाल दिया है। इस पर जोहरा कहने लगी, माँ घर से नहीं निकाला, जब वो लौटेगा, अपनी तरबियत मुकम्मल कर लेगा तो अम्मा, मैं और तुम ही नहीं बहुत से लोग उसकी ज़ात पर फख्र करेंगे। कुछ देर खामोशी रही। इस दौरान जोहरा ने पहले एक गहरी निगाह अपने भाई थोरोस की बीवी मैकल पर डाली, फिर उसकी निगाहें बारी बारी मैकल की दोनों बेटियों सबता और सराया पर जम गई। सराया बड़ी और सबता छोटी थी। सराया भी बड़ी खूबसूरत और इंतहा दर्जे की पुरकशिश थी, लेकिन जहां तक सबता का ताल्लुक था तो उसका जवाब नहीं था। वो डालियों पर चहकते शगुफों, सदफ सदफ गोहर, गुलरंग सदाओं जैसी हसीन, उम्मीदों की शबनम, ख्वाहिशों के गुलाबों, विसाल वादों जैसी खूबसूरत थी। उसकी सहर आफरी निगाहों में नशे की गुलावट, महताब चेहरे पर अबरेशमी लहरें, उसके उठने बैठने में लज्जतों निगतों की मस्ती, जमजमों की सहारी थी। उसकी गुफ्तगू में मंजिलों का कुर्ब, उसके शहाब गुलाब रंग चेहरे पर अदाओं के बिखरे नीलम, उसकी गर्म सांसों की खुशबू महकते ख्वाबों की संदली कशिश का समा बांधती थी। उसके शफक रंग बदन, पेशानी के नूर, चांदनी की नरम लो से चेहरे और सुर्ख होंठों के सरूर ने उसे शहाबी रंगों की लालाकारी का तूफान बनाकर रख दिया था। जोहरा कुछ देर तक दोनों बहनों का गहरी निगाहों से जायजा लेती रही, फिर अपनी माँ सारूक को मुखातिब करके कहने लगी, अम्मा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मेरे बड़े बेटे कबीरुद्दीन को आप सराया का और मेरे सबसे छोटे बेटे ज़ैनुद्दीन को सबता का रिश्ता दे दें? अम्मा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। ये दोनों बच्चियां मुझे बेहद पसंद हैं। अम्मा, आप इस सिलसिले में भाई और मैकल से बात कीजिएगा। मैकल भी क्योंकि करीब ही बैठी हुई थी, लिहाजा उसने भी ये गुफ्तगू सुन ली थी। इस पर वो फौरन जोहरा को मुखातिब करके कहने लगी, जोहरा मेरी बहन, इस सिलसिले में मुझे कोई एतराज़ और कोई एहतजाज नहीं है। कबीरुद्दीन, मुजद्दुद्दीन और ज़ैनुद्दीन भी हमारे अपने ही बेटे हैं। तुम जिसके लिए भी मेरी जिस बेटी का रिश्ता मांगोगी वो हमारे लिए कबूल होगा। पर यह तो बताओ, तुमने मुजद्दुद्दीन के लिए कुछ नहीं कहा। इस पर जोहरा मुस्कुराई और कहने लगी, मैकल मेरी बहन, मुजद्दुद्दीन के लिए यहाँ मकामी तौर पर एक रिश्ता हमारी निगाहों में है। वो लोग खुद मुजद्दुद्दीन को रिश्ता देना चाहते हैं, लिहाजा उससे मुतालिक मुझे कोई फिक्र नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद जोहरा रुकी, फिर मैकल को मुखातिब करके कहने लगी, मैकल मेरी बहन, तुम और अम्मा कोई मुनासिब मौका देखकर इस मौजू पर भाई से बात करना। इस पर मैकल मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वापस जाकर तुम्हारे भाई से इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगी। मैकल के उन अल्फाज पर जोहरा मुतमईन और खुश हो गई थी। थोरोस, सारूक, मैकल, युकास, रावण, सबता और सराया ने 2 दिन वहां कयाम किया। उसके बाद वो वापस चले गए थे। यरूशलेम के साबिक हुक्मरान जो 2 भाई थे और सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के एक सालार
और तोक के बेटे थे। दोनों उस वक्त यरूशलेम की हुक्मरानी से महरूम हो गए थे। जब मिस्र के फातमी हुक्मरान ने गद्दारी से काम लेते हुए सलीबियों की आमद से पहले यरूशलेम पर हमला कर दिया था, बजाय उसके कि वो सलीबियों के मुकाबले में यरूशलेम के हुक्मरान भाइयों नजमुद्दीन अल-गाजी और सकमान की मदद करता, उन पर हमलावर होकर उनसे उसने यरूशलेम छीन लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि नजमुद्दीन अल-गाजी शाम के इलाकों में कुछ अरसे धक्के खाता रहा और सकमान इराक की सरजमीनों में सरगर्दा रहा। नजमुद्दीन अल-गाजी एक रोज शेजर शहर के निवाह में एक सिराय में कयाम किए हुए था कि सिराय के खुदाम में से एक उसके पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, आपसे एक शख्स मिलना चाहता है। नाम अपना सुकमान बताता है और ये भी कहता है कि वो आपका भाई है। सुकमान का नाम सुनकर नजमुद्दीन अल-गाजी चौंका था, लिहाजा उसे मुखातिब करके कहने लगा, उसे फिलफौर मेरे पास लेकर आओ, वो मेरा भाई ही है। इस पर सिराय का वो आदमी बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो आया, उसके साथ नजमुद्दीन अल-गाजी का भाई सुकमान भी था। दोनों भाई पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से बगलगीर हुए। नजमुद्दीन ने सुकमान के शाने पर हाथ रखते हुए उसे अपने सामने बिठाया, फिर कुछ कहना चाहता था कि दुख भरे अंदाज में सुकमान बोल उठा, मेरे अजीज भाई, हम दोनों एक अरसे के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं एक अरसा इराक के मुख्तलिफ शहरों में सरगर्दा रहा कि कोई जमीयत इकट्ठी करूं और एक ऐसा लश्कर तैयार हो जाए जिसकी मदद से हम सलीबियों पर हमलावर होकर अपने खोए हुए वकार और मुसलमानों की इज्जत को बहाल कर सकें। यहाँ तक कहने के बाद सुकमान रुका, फिर कहने लगा, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इस सिलसिले में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ताहम दो आदमी इस काम के लिए बड़ी सरगर्मी से हरकत में आ चुके हैं, एक यरूशलेम के साबिक काजी और दूसरा दमिश्क के काजी। दोनों ने मुख्तलिफ मुसलमानों के पास जाकर उन्हें हमीयत और गैरत दिलाते हुए सलीबियों के खिलाफ उठ खड़े होने की इल्तमास करने का अहद कर लिया है। मेरे भाई, हालात अजीब व गरीब रुख इख्तियार कर रहे हैं। नसरानियों की जहाँ 4 बड़ी मुमलिकतें कायम हो चुकी हैं, वहाँ यूरोप के अनगिनत नाइटों और ड्यूकों ने छोटी छोटी रियासतें कायम करके और उनका हुक्मरान बनकर आसपास के मुसलमानों के इलाकों को अपना हदफ बनाना शुरू कर दिया है, और ये मामला मुसलमानों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। यहाँ तक कहने के बाद सुकमान जब खामोश हुआ, तब नजमुद्दीन अल-गाजी थोड़ी देर तक दुख भरे अंदाज में गर्दन झुकाए खामोश रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी गर्दन सीधी की और अपने भाई सुकमान को मुखातिब करके कहने लगा, सुकमान मेरे अजीज, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। तुमसे अलहदा होने के बाद इतने बरस मैं भी खामोशी से नहीं बैठा। मैं भी इधर उधर सरगर्दा रहा कि मुसलमानों की कोई जमीयत इकट्ठी करूं, और अगर हम नसरानियों की उन 4 मुमलिकतों पर ज़रब नहीं लगा सकते तो कम अज़ कम शीजर और हमाद शहर के निवाह से जो सलीबी उठकर मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर हो रहे हैं, उन्हीं को रोक सकें, उनके हमलों का सद्देबाब कर सकें। इन इलाकों की हालत भी इन दिनों अच्छी नहीं है। मुख्तलिफ नसरानी कुव्वतें अफामिया शीजर और हमाद के मुसलमानों को अपना हदफ बना रही हैं, और उनकी राह रोकने और उनकी कार्रवाइयों पर ज़रब लगाने के लिए मेरे भाई मुझे किसी कदर कामयाबी हासिल हुई है। नजमुद्दीन अल-गाजी के उन अल्फाज पर सुकमान की आंखों में चमक पैदा हुई थी। कहने लगा, मेरे भाई, कैसी कामयाबी? जरा मुझे भी तफसील से सुनाओ कि मैं सुनूं कि तुमने क्या किया है। इस पर नजमुद्दीन अल-गाजी ने अपने होंठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, तुमसे जुदा होने के बाद कुछ अरसे तो मैं शाम के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्दा रहा। इसमें मेरे कई बरस लग गए। फिर मैंने एक ऐसा ठिकाना तलाश किया जो बड़ा महफूज है, जिससे हमलावरों की ज़रब से बचा जा सकता है, जहां से निकलकर दुश्मन पर बड़ी आसानी से ज़रब लगाई जा सकती है। सुन मेरे भाई, दरियाए ओरिंटस के किनारे तुम जानते हो शिजर नाम का किला और शहर बहुत अहम है। इस शहर और किले के बिल्कुल सामने दरियाए ओरिंटस ही के किनारे बुलंदो बाला अमूदी चट्टानों जैसे कोहिस्तानी सिलसिले हैं, जिन पर चढ़ना आसान नहीं है। इन कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर एक बहुत बड़ी और वसी वादी है, जिसके अंदर अनगिनत बस्तियां आबाद की जा सकती हैं, और जहां हजारों नहीं लाखों इंसान बड़े महफूज तरीके से रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इस वादी के एक तरफ और कोहिस्तानी सिलसिलों की ढलानों पर दरख्तों और घास की फरावानी है, जिससे हजारों लाखों जानवर बड़ी आसानी से पाले जा सकते हैं, और कोहिस्तानी सिलसिलों के दामन में फलदार दरख्तों की भी ऐसी बहुतात है कि बयान नहीं की जा सकती। मैं चाहता था कि कोई महफूज ठिकाना हो, चुनाचे मैंने यहाँ के कुछ सरकर्दा लोगों से बात की। उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे भारी रकूम भी मुहैया की और साथ ही उन्होंने इस काम में मेरा साथ दिया, जिसके बिना पर मैं इस वादी के अंदर कुछ मुसल्ला जवानों को भी इकट्ठा करने में कामयाब हो गया हूँ, और अब मैंने उनकी तरबियत का काम भी शुरू कर दिया है। आज मैं इन इलाकों की तरफ आया था। यहाँ से भी मैंने बहुत से लश्करियों को नामजद करके अपनी उस वादी की तरफ भिजवाया है, जहां वो भी जेर तरबियत रहेंगे। मैं चाहता हूं जब हमारे पास एक खासा मजबूत और मुस्तहकम लश्कर हो जाए, तो फिर उस कोहिस्तानी सिलसिले के महफूज हिस्से से निकलकर हम सबसे पहले उन नसरानी नाइटों और ड्यूकों को अपना हदफ बनाना शुरू करें, जो मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर न सिर्फ लूट मार का बाजार गर्म करते हैं, बल्कि मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ कर आग लगाते चले जाते हैं। मेरे भाई,
इन इलाकों में 4-5 ईसाई कुव्वतें बड़ी अहम हैं। उन लोगों ने अपनी छोटी बड़ी रियासतें कायम कर ली हैं और वहां से निकलकर मुसलमानों पर हमलावर होते हैं। उनके खासे बड़े लश्कर हैं। मुसलमानों की यहाँ चूंकि कोई कुव्वत नहीं, लिहाजा कोई उनका दिफा करने वाला नहीं। इन इलाकों में ज्यादातर जो नसरानी सालार हमलावर होते हैं उनमें रिनाल्डस, काउंट ऑफ ग्रे, काउंट ऑफ सेंट पॉल और एस्टस बड़े अहम हैं। यहाँ मुसलमानों की एक ऐसी कुव्वत है कि मैं उससे भी अब राब्ता करना चाहता हूँ। अगर तुम थोड़ी देर तक ना आते तो मैं यहाँ से रवाना हो चुका होता और उनसे मिलता। यहाँ तक कहने के बाद नजमुद्दीन गाजी जब खामोश हुआ तब सुकमान कहने लगा, मेरे अजीज भाई, इन इलाकों में कौन सी कुव्वत है जिससे तुम मिलना चाहते हो, जो मुसलमानों के इस्तेहकाम के लिए काम दे सकती है? इस पर मुस्कुराते हुए अलगाजी कहने लगा, भाई, शीजर शहर का नाम तुमने सुन रखा है। ये शहर और इसका किला बड़े महफूज हैं। इस शहर और किले का हुक्मरान ताजुद्दौला इब्ने अबी असाकिर है। ये मुस्लिम उम्मा और आम मुसलमानों के लिए बड़ी हमदर्दी और दर्दमंदी रखने वाला है। कहते हैं जिस रोज बैतुल मुकद्दस फतह होने की खबर इन इलाकों में पहुंची, यही इब्ने असाकिर सारी रात रोता रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए हो। मैं चाहता हूं कि दोनों भाई यहां से पहले शीजर शहर के हाकिम ताजुद्दीन इब्ने अबी असाकिर की तरफ जाते हैं, जिसे लोग ज्यादातर इब्ने अबी असाकिर ही के नाम से पुकारते हैं। मैं उससे भी एक बहुत बड़ा काम लेना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात मान जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद नजमुद्दीन अलगाजी जब खामोश हुआ तब सुकमान की आंखों में चमक पैदा हुई और वो अलगाजी को मुखातिब करके कहने लगा, नजमुद्दीन मेरे अजीज भाई, मेरे पास भी कुछ अच्छी खबरें हैं। भाई, तुमसे अलहदा होने के बाद मैं भी इराक के मुख्तलिफ शहरों में धक्के खाता रहा और मुसलमानों को हमलावर नसरानियों के खिलाफ उभारता रहा। इस दौरान मेरी 3 अहम शख्सियतों से मुलाकात हुई और ये शख्सियतें आने वाले दौर में हमारे बेहतरीन काम आ सकती हैं। मेरे अजीज भाई, पहले तो मौसल का अमीर करबोगा है। वो आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत रखता है और चाहता है कि कोई बड़ा लश्कर तैयार हो, जिसे हरकत में लाते हुए नसरानियों पर हमलावर होकर उन्हें अपने इलाकों से मार भगाया जाए। इसके अलावा 2 और बड़ी अहम शख्सियतें हैं, एक इमादुद्दीन और दूसरा इन्हीं इलाकों का रहने वाला एक नौजवान ज़ैनुद्दीन है। इन दिनों इमादुद्दीन और ज़ैनुद्दीन में बड़े अच्छे और बेहतरीन मरासिम हैं और अमीर करबोगा भी उन दोनों पर अपनी जान निसार करता है। ज़ैनुद्दीन शीजर शहर के नवाही इलाकों का ही रहने वाला है और इन दिनों वो हल्ब शहर के एक मकतब में दीनी और हरबी तालीम हासिल कर रहा है। बड़ा जिंदा दिल, बड़ा कदावर, कड़ियल जिस्म वाला जवान है। मैं उससे कई मुलाकातें कर चुका हूँ। तैगजनी में अपना जवाब नहीं रखता। उसकी तैगजनी और दूसरे हरबी अमूर में हुनरमंदी ही की वजह से उसकी मुलाकात अमीर करबोगा और इमादुद्दीन के साथ हुई। चुनाचे तीनों मिलकर यही अब सलीबियों के खिलाफ हरकत में आने का सोच रहे हैं। इमादुद्दीन ज़ैनुद्दीन को अपना छोटा भाई समझने लगा है और हर मामले में ज़ैनुद्दीन पर भरोसा और एतमाद करने लगा है। बल्कि अमीर करबोगा और इमादुद्दीन दोनों चंद दिन के लिए ज़ैनुद्दीन को हल्ब से मौसल भी ले गए थे और वहां वो उन दोनों के यहाँ चंद दिन एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान की हैसियत से रहा। मेरे ख्याल में चंद रोज तक वो भी अपनी दीनी और हरबी तरबियत से फारिग हो जाएगा। मैं चाहता हूँ उसे ही हम यहाँ लाएं। अगर उसे लश्कर के किसी हिस्से का सालार बनाकर कोई मुहिम सौंपी जाए तो भाई मेरा दिल कहता है वो हर मुहिम में कामयाब और कामरान निकलने की जुर्रत और जसारत रखता है। सुकमान जब खामोश हुआ तब नजमुद्दीन अलगाजी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे भाई, जैसा तू चाह रहा है ऐसा ही होगा। मेरे ख्याल में तूने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। मैं पहले तेरे लिए खाना मंगवाता हूँ, फिर हम अपनी मुहिम की तरफ निकलते हैं। इस पर सुकमान छाती तानते हुए कहने लगा, सराय में दाखिल होने के बाद मैं खाना खा चुका हूँ और खाना खाने के बाद ही मुझे पता चला कि आपने इस सराय में कयाम कर रखा है। इस पर अलगाजी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अगर ये बात है तो आओ फिर चलें। उसके साथ ही दोनों भाई उठ खड़े हुए और थोड़ी देर बाद वो उस सराय से निकलकर शीजर शहर और किले का रुख कर रहे थे। मोरखीन लिखते हैं कि शीजर शहर खेतों, दरख्तों, फलों और पानी की कसरत के लिए बड़ा मशहूर था। यातूत लिखता है कि शीजर एक शहर और एक किले का नाम है और इर्द गिर्द का इलाका जो ओरिंटस के करीब वाक़ है उसी नाम से याद किया जाता है। मोरखीन ये भी लिखते हैं कि इसके और हमाद शहर के दरमियान एक दिन की राह है। किले के नीचे दरिया ओरिंटस बहता है और उस पर यहाँ एक पुल बना हुआ है जिसका दूसरा सिरा शहर के वस्त में है। ये बहुत कदीम शहर है और हमाद की तस्खीर के बाद सबसे पहले हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे अमान देकर हिजरी 17 में फतह किया था। दमिश्की शीजर शहर से मुतल्लिक लिखता है कि शीजर एक किलाबंद शहर है मगर ताउन के उस पर हमले हो चुके हैं। ये खूब सैराब है और लोग दरियाए ओरिंटस का पानी पीते हैं। शीजर का किला उर्फ़े आम में हज़ल अलई के नाम से भी याद किया जाता है जिसके मानी है मुर का कलश, और इस शहर के 3 अतराफ में दरियाए ओरिंटस बहता है जिसने इसे महफूज कर दिया है। चौथी तरफ कोहिस्तानी सिलसिले का कुछ हिस्सा भी है। मौरिख अबू अल-गदर लिखता है कि शीजर एक शहर और मजबूत किला रखता है। इसके शुमाल से दरियाए ओरिंटस गुजरता है और थोड़े ही फासले पर एक पुश्ते पर से नीचे गिरता है।
جو 10 ہاتھ بلند ہے۔ شہر میں درخت، باغ اور بہت سے میوے خاص کر انار ہوتے ہیں۔ دریائے اورنٹس پر یہاں پل بھی بنا ہوا ہے۔ شیزر کا فاصلہ حماد شہر سے 9، ہومس شہر سے 33 اور انطاکیہ سے 36 میل ہے۔ دھوپ کی پکی اینٹوں سے اس کی شہر پناہ چنی گئی تھی اور اس میں 3 دروازے تھے۔ شہر پناہ سے باہر اور بستی کے شمال میں دریائے اورنٹس بہتا ہے۔ بہرحال شیزر شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک پل اور اس کے بعد ایک غار نما دروازے میں سے گزرنا پڑتا تھا، اور شہر کی حفاظت کے لیے شہر کا لشکر جب چاہتا اس پل کو ہٹا کر اور غار نما دروازے کو بند کر کے شہر کو محفوظ کر دیا کرتا تھا۔ دریائے اورنٹس کے پل کو عبور کرنے کے بعد نجم الدین الغازی اور اس کا بھائی سکمان جب دونوں اس پل کے پاس گئے جسے عبور کر کے شہر میں داخل ہوا جاتا تھا، تب وہاں کھڑے محافظوں نے انہیں روکا اور ان کا تعارف چاہا۔ ان کے پوچھنے پر انہیں جواب دیتے ہوئے نجم الدین الغازی کہنے لگا، میرا نام نجم الدین الغازی ہے، میرے ساتھ میرا بھائی سکمان ہے اور ہم دونوں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے سالار اور توق کے بیٹے ہیں۔ اس کا علاوہ یہاں تک کہتے کہتے نجم الدین الغازی کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ وہاں جو محافظ تھے ان کا سربراہ اور سالار قریب آیا، پرجوش انداز میں دونوں سے مصافحہ کیا، پھر کہنے لگا، اس سے مزید آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ یروشلم شہر کے حاکم تھے، لیکن برا ہو مصر کے فاطمی خلیفہ کا کہ اس نے صلیبیوں کے مقابلے میں آپ دونوں بھائیوں کی مدد کرنے کی بجائے آپ پر حملہ آور ہو کر یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا، اور فاطمی خلیفہ ایسا بدبخت ثابت ہوا کہ اس کے بعد صلیبیوں کے سامنے یروشلم شہر کی حفاظت کا بھی کوئی سامان نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ ہی اس سالار نے ایک لشکری کو مخصوص اشارہ کیا جس پر وہ حرکت میں آیا اور بھاگتا ہوا چھوٹے سے اس پل اور غار نما دروازے کو عبور کرتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ سالار پھر نجم الدین الغازی اور اس کے بھائی سکمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اپنا ایک پہرے دار آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں اگر آپ نے شہر میں کچھ دن قیام کرنا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے اس سالار کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ نجم الدین الغازی پھر بول اٹھا، میرے عزیز بھائی، ہم شہر میں قیام نہیں کرنا چاہتے۔ شہر کے حاکم تاج الدولہ ابن ابی عساکر سے ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ سالار حرکت میں آیا اور اس کا اشارہ پا کر ایک لشکری دونوں بھائیوں کے ساتھ ہو لیا۔ اس پر وہ سالار پھر کہنے لگا، آپ اس لشکری کے ساتھ جائیں، اس سے پہلے جو میرا ایک ساتھی بھاگ کر آگے گیا ہے وہ ہمارے حاکم تاج الدین ابن ابی عساکر کو آپ کے آنے کی اطلاع کرے گا۔ چنانچہ دونوں بھائی اس لشکری کے ساتھ ہو لیے تھے۔ وہ لشکری دونوں بھائیوں کو شیزر شہر کے قصر کے سامنے لے گیا۔ ابھی وہ وہاں جا کر رک ہی تھے کہ بہت سے مسلح جوانوں کے جلوں میں ایک شخص قصر کے بیرونی دروازے پر آیا۔ خوب جھک کر اس نے باری باری نجم الدین الغازی اور اس کے بھائی سکمان سے مصافحہ کیا، پھر بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگا، میں شیزر شہر کا حاکم تاج الدولہ ابن ابی عساکر ہوں۔ اس کے اس تعارف پر نجم الدین اور سکمان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اس پر نجم الدین پھر آگے بڑھا، تاج الدولہ کو گلے لگا کر پرجوش انداز میں پھر ملا، ایسا ہی سکمان نے بھی کیا۔ پھر شیزر شہر کا حاکم ابن ابی عساکر دونوں بھائیوں کو قصر کے اندر لے کر گیا تھا، جبکہ وہاں کھڑے محافظ ان کے گھوڑوں کو قصر کے استبل کی طرف لے گئے تھے۔ ابن ابی عساکر ان دونوں کو لے کر اپنے قصر کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ بیٹھے، ایک نوجوان اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی طرف اشارے کرتے ہوئے نجم الدین الغازی اور سکمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن ابی عساکر کہنے لگا، یہ میرا بیٹا اسامہ ہے۔ اس پر نجم الدین الغازی اور سکمان دونوں نے اٹھ کر پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف بھی کرایا۔ دوبارہ سب بیٹھ گئے اور پھر گفتگو کا آغاز ابن ابی عساکر نے کیا۔ کہنے لگا، جس دن مصر کا حاکم یروشلم پر حملہ آور ہوا اور آپ کو یروشلم کی حاکمیت سے محروم کر دیا، میں سمجھتا ہوں وہ دن عالم اسلام کے لیے بڑا نحوست کا دن تھا، اور پھر فاطمی خلیفہ ایسا بدبخت ثابت ہوا کہ آپ دونوں بھائیوں کو یروشلم کی حکمرانی سے محروم کرنے کے بعد صلیبیوں کے سامنے یروشلم شہر کی حفاظت کا بھی کوئی سامان نہ کر سکا۔ بہرحال میں آپ دونوں کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے ہمہ وقت حاضر پائیں گے۔ آپ کو مالی امداد کی ضرورت ہو یا اس کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے تو بولیں، میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ تاج الدولہ ابن ابی عساکر کے ان الفاظ پر دونوں بھائیوں کے چہروں پر ہلکی سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر نجم الدین الغازی بولا اور کہنے لگا، ابن ابی عساکر، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے یہ الفاظ میرے ذہن میرے شعور میں گونجتے رہیں گے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ بات یہ ہے کہ ان وحشی صلیبیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ہماری ان گنت بہنیں، بے شمار بیٹیاں، ہماری مائیں، بوڑھے، بچے سب جانوروں کی طرح ان لوگوں نے ذبح کیے، اور اس سارے نقصان پر ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ ہم صلیبیوں کو بتائیں گے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، اور زندہ انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے کچھ جذبات بھی ہیں، تو پھر ایک بہت بڑا انقلاب بھی آئے گا۔ ابن عساکر، میرے بھائی، میرے عزیز، یروشلم کی حکمرانی سے محروم ہونے کے بعد میرا بھائی کچھ عرصہ عراق کی سرزمینوں میں دھکے کھاتا رہا
और मैं यहाँ अर्ज़ शाम के मुख्तलिफ शहरों में घूम फिर कर जायज़ा लेता रहा। अब शीज़र, हमात और अफामिया के शहरों के अतराफ में जो सलीबियों ने छोटी बड़ी अपनी रियासतें कायम कर ली हैं, वहाँ से निकल कर वो मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होते हैं, लूट मार का बाजार गर्म करते हैं, मुसलमानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाते हैं। चुनाचे उन लुटेरों, वहशियों और कातिलों की राह रोकने के लिए मेरे अजीज भाई, आपके शहर के बिल्कुल सामने एक कोहिस्तानी सिलसिला है, जिसके 3 अतराफ में दीवार जैसे अमूदी कोहिस्तानी सिलसिले हैं। एक तरफ से उसमें दाखिल होने का रास्ता है और अंदर वसी आबादियाँ हैं। मैंने अपने काम की तकमील के लिए उन्हीं कोहिस्तानी सिलसिलों और उन्हीं वादियों का इंतखाब किया है। गुज़िश्ता 1 साल से भी ज़ायद अरसे से मैं उन वादियों में हूँ, लेकिन मैंने अब तक किसी को ना बताया है, ना जिक्र किया है। वादी के अंदर मैंने इस वक्त लगभग 2000 के करीब अपने जंगजू साथी भी इकट्ठे कर लिए हैं। मैं मजीद लश्करी इन वादियों में जमा करूंगा। इन वादियों के अंदर रिहाइश के लिए हमने पत्थरों से उम्दा मकान भी बनाने शुरू कर दिए हैं। कोहिस्तानी सिलसिले की राह पर चंद एक बुर्ज भी बना दिए गए हैं और इनमें मजीद इजाफा किया जाएगा। मैं और मेरा भाई मजीद कोशिश करेंगे कि इन वादियों के अंदर अपने इस मस्कन में एक बड़ा लश्कर तैयार करें और फिर अपने काम की इब्तिदा करें और सलीबियों पर जवाबी हमलों की इब्तिदा कर दें। यहाँ तक कहने के बाद नजमुद्दीन अलगाजी जब खामोश हुआ, तब इब्ने अबी असाकिर बोला और कहने लगा, इस सिलसिले में मेरी तरफ से आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं उसे पूरा करूंगा। जवाब में एक बार फिर मुस्कुराते हुए नजमुद्दीन अलगाजी कहने लगा, आज मैं आपके साथ सिर्फ ये गुफ्तगू करने आया हूं कि सलीबियों की निगाहें अब आपके शहर और किले पर भी जमी हुई हैं। इस पर इब्ने अबी असाकिर कहने लगा, मेरे अजीज भाई, जमी हुई नहीं है, बल्कि वो 2 बार शीज़र शहर और किले पर हमलावर भी हो चुके हैं और हम उनके हमलों को पसपा कर चुके हैं। इस पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए नजमुद्दीन अलगाजी कहने लगा, मैं जिस काम के लिए आज अपने भाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, उसके मुताबिक मैं चाहता हूं कि जब मेरा मस्कन तैयार हो जाए और वहां एक अस्करी कुव्वत जमा हो जाएगी, तब अगर कोई दुश्मन शीज़र शहर और उसके किले पर हमलावर होता है तो सामने की तरफ से आप ज़रब लगाएंगे और उसकी पुष्ट की जानिब से मैं हमलावर होकर दुश्मन को नाकाम और नामुराद करेंगे। और अगर नसरानियों की कोई कुव्वत हमें अपना हदफ बनाती है, हमारे मस्कन पर हमलावर होने की कोशिश करती है, तो ऐसी सूरत में सामने की तरफ से हम हमलावर होंगे और पुष्ट की जानिब से आप निकलकर उस पर जरब लगाएंगे। तो मेरा अंदाजा है इन इलाकों में कोई सलीबी कुव्वत हम पर हमलावर होने की जुर्रत नहीं करेगी। और जब ऐसा होगा तो फिर हम उन इलाकों में दाखिल होंगे और अब तक वो जो मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे हैं, उसका इंतकाम लेते हुए उन पर हम ऐसी जरब लगाएंगे कि तहरीक के औराक में मुसलमान मार्का आराइयाँ फखरिया अंदाज में रकम करेंगे। नजमुद्दीन अलगाजी जब खामोश हुआ, तब तशक्कुर आमेज अंदाज में इब्ने अबी असाकिर नजमुद्दीन अलगाजी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज भाई, मैं आपकी इस तजवीज़ से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। आप देखेंगे कि आपके साथ मिलकर मैं कैसे दुश्मन के खिलाफ हरकत में आता हूँ। इब्ने अबी असाकिर जब खामोश हुआ, तब उसका बेटा उसामा बोल उठा, कहने लगा, आपने जिस मुकद्दस काम की इब्तिदा की है, खुदावंद कद्दूस से हमारी दुआ है कि उसमें आप कामयाब और कामरान रहें। मैं खुद भी गाहे बागाहे आपके मस्कन में आऊँगा और आप लोगों के पहलू व पहलू दुश्मन के खिलाफ आपका साथ देते हुए जंग करूँगा। जहाँ तक इस ताजुद्दौला इब्ने अबी असाकिर के बेटे उसामा का ताल्लुक है, तो इससे मुतालिक मौरखीन लिखते हैं कि उसने तवील उम्र पाई थी। उसने जहाँ सलीबियों के हमलों के सामने दिफा में हिस्सा लिया, वहाँ उसने नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी दौर देखा। और मौरखीन ये भी लिखते हैं कि यह उसामा सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी खिदमत में हाजिर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी और उसके बाप के कामों की कदर की थी और उसामा सलाहुद्दीन अय्यूबी का बड़ा कदरदान और बड़ा जानिसार भी रहा था। उसके साथ ही नजमुद्दीन अलगाजी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था। उसका भाई सुकमान भी खड़ा हो गया। फिर इब्ने अबी असाकिर की तरफ देखते हुए नजमुद्दीन कहने लगा, अब हम दोनों भाइयों को जाने की इजाजत दें। हम अपने मस्कन में जाएंगे और आज के बाद अपने जंगजू साथियों की तादाद बढ़ाने में हम अपनी सारी कोशिशों को यकजा करेंगे। इस पर इब्ने अबी असाकिर ने उठकर दोनों भाइयों के बाजू पकड़ लिए, कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? आप लोग चंद रोज मेरे यहाँ बसर करें, ये मेरे लिए बड़ी सादत के लम्हात होंगे। इस पर नजमुद्दीन कहने लगा, इस सिलसिले में मैं आपका ममनून और शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरा मस्कन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था वो हो चुका, लिहाजा मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी में मैं अपने मस्कन में वापस जाकर मैं अपने काम की रफ्तार तेज कर दूंगा। आप बुरा ना मानिएगा, कभी वक्त मिला तो आपके यहाँ कयाम जरूर करेंगे। इब्ने अबी असाकिर ने जाने की इजाजत दे दी। उसके साथ ही नजमुद्दीन और सुकमान दोनों वहां से निकल गए थे। दोनों भाई एक साथ दरियाए ओरेंटस के दूसरे किनारे बुलंद कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर घिरी हुई वादियों में दाखिल हुए। अंदर कुछ लोग इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे
और चंद एक जगहों पर कुछ नौजवान तैक जनी की मशक कर रहे थे, कुछ तरबियत ले रहे थे। जो बैठे हुए थे वो नजमुद्दीन अलगाजी की आमद पर उसके एहतराम में उठ खड़े हुए थे। नजमुद्दीन ने उनसे अपने भाई सुकमान का तारुफ करवाया। अपने चंद सालारों के साथ नजमुद्दीन अलगाजी ने अपने भाई सुकमान को वो वादियां दिखाई जिनके अंदर कुछ बस्तियां आबाद हो चुकी थी और कुछ बस्तियों के मकान अभी जेर तामीर थे। उन वादियों को देखकर सुकमान की खुशी की कोई इंतहा न थी। अपने भाई नजमुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, नजमुद्दीन मेरे अजीज भाई, तुमने वो मार्का सर किया है जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। इन वादियों को अपना ठिकाना और मस्कन बनाने के बाद यकीनन हम दुश्मन के खिलाफ नाकाबिले तलाफी जरब लगा सकते हैं। सुकमान के उन अल्फाज पर नजमुद्दीन खुश हो गया था। फिर नजमुद्दीन अलगाजी सुकमान को अपने साथ उन वादियों में अपनी रिहाइशगाह की तरफ ले जा रहा था। सब्ता और सिराया दोनों बहनें एक रोज अपनी हवेली के एक कमरे में बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी कि कमरे में उनकी माँ मैकल और दादी सारूक दोनों एक साथ दाखिल हुई। दोनों को देखते हुए एहतरामन वो दोनों बहनें खड़ी हो गई थी। आगे बढ़कर मैकल और सारूक जब नशिस्तों पर बैठ गईं, तब सब्ता और सिराया भी नशिस्तों पर हो बैठी। कुछ देर खामोशी रही, फिर गुफ्तगू का आगाज सारूक ने किया और उन दोनों बहनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरी दोनों बच्चियों, पिछली बार जब हम तुम्हारी फूफी जोरा के यहाँ गए थे तो उसने तुम दोनों बहनों का रिश्ता मांगा था। सिराया तुम्हारा रिश्ता उसने कबीरुद्दीन के लिए और सब्ता का रिश्ता उसने जैनुद्दीन के लिए मांगा है। देखो मेरी बच्चियों, इस सिलसिले में तुम्हारा बाप तुमसे गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे मशवरा दिया कि तुम चुप रहो, मैं खुद बच्चियों से बात करूंगी। अब बोलो, इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? देखो, बात को गुंजलक और अंधेरे में ना रखना। तुम दोनों अपनी फूफी से भी मिल चुकी हो, उसकी हवेली, उनके बागात, आमदनी के जराए भी देख चुकी हो। सिराया, तुम कबीरुद्दीन से मिल चुकी हो। हाँ, सब्ता ने जैनुद्दीन को उस वक्त देखा था जब वो अभी शबाब में दाखिल नहीं हुआ था। उसके बाद चूंकि वो अस्करी और दीनी तरबियत के लिए हल्ब चला गया था, लिहाजा सब्ता उसे नहीं देख सकी। अब बोलो, तुम क्या कहती हो? उस मौके पर सिराया और सब्ता दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। सब्ता ने घूरने के अंदाज में सिराया की तरफ देखा, नफी में गर्दन हिलाई, लेकिन सिराया ने कोई तासुर ना लिया और अपनी दादी सारूक को मुखातिब करके कहने लगी, दादी, मैं कबीरुद्दीन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरा फूफीजाद है और फिर अच्छा तैगजन है, उम्दा और बेहतरीन शख्सियत का मालिक है। लिहाजा ऐसे नौजवान से शादी से इनकार करना मैं कुफरान नेमत समझती हूँ। सिराया का जवाब सुनकर सारूक और मैकल दोनों की खुशी की कोई इंतहा ना थी। फिर सारूक के बजाय मैकल ने अपनी छोटी बेटी सब्ता की तरफ देखा और कहने लगी, सब्ता, तुम भी अपने ख्यालात का इजहार करो। मेरी बच्ची चुप रहने से तो मामला हल नहीं होता। अपनी माँ के इस तरह पूछने पर सब्ता ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। इंतहाई गुस्से में कहने लगी, सिराया अहमक और बेवकूफ़ है जो उसने कबीरुद्दीन के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। मैं जैनुद्दीन से शादी करने से इनकार करती हूँ। क्या मैं एक ऐसी औरत, या दूसरे मानों में ये कह लें कि अपनी एक ऐसी फूफी के बेटे से शादी कर लूँ जो एक मुसलमान के साथ अपने घर से भाग गई थी? मैं किसी नसरानी नौजवान से शादी करूंगी। जैनुद्दीन के लिए मेरी ना है। सब्ता का ये जवाब सुनकर मैकल का रंग गुस्से में सुर्ख हो गया था। कहने लगी, तू बकवास करती है। आइंदा तूने अपनी फुप्पी से मुतालिक ऐसे अल्फाज अदा किए तो याद रखना, मैं तेरी माँ तेरा मुंह नोच लूंगी। जोरा ने बदरुद्दीन को पसंद किया था। अपनी पसंद का इजहार उसने अपनी माँ सारूक से किया था, लिहाजा तुम्हारी दादी तुम्हारी फुप्पी की उस मोहब्बत से वाकिफ थी। और जोरा ने यह भी कह दिया था कि वो अगर शादी करेगी तो बदरुद्दीन से, वरना नहीं। चुनाचे जब तुम्हारे बाप से यह गलती हुई कि उसने एडिसा की तरफ बाल्डोन को मदद के लिए तलब कर लिया और बाल्डोन ने बेइज्जत करके हमें एडिसा की हुक्मरानी से माजूल कर दिया, तब हम आसमान से गिरकर जमीन पर पड़े रह गए थे। जिस वक्त तुम्हारे बाप ने यह गलती की थी और बाल्डोन को दावत देने का इरादा किया था, उसी वक्त ही बदरुद्दीन के अहले खाना एडिसा शहर से निकलकर अपनी इस आबाई जायदाद की तरफ आ गए थे। अपनी माँ सारूक से पूछने के बाद तुम्हारी फूफी भी यहाँ आ गई और यहाँ बाकायदा उसका निकाह बदरुद्दीन से हुआ। सब्ता, घर के अंदर कोई बगावत सरकशी खड़ी करने की कोशिश मत करना। सिराया कबीरुद्दीन के साथ शादी करने के लिए हाँ कर चुकी है। मैं आज से ही उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी और चंद रोज तक सिराया और कबीरुद्दीन की शादी हो जाएगी। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है तो तुमने चूंकि जवाब दे दिया है, लिहाजा कोई तुम्हारी मिन्नत नहीं करेगा। याद रखना, जिंदगी में ऐसा मौका भी आता है कि जिस चीज को कोई ठुकराता है, बाद में उसी चीज को हासिल करने के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन फिर वो चीज मिलने की नहीं होती। मेरी ये बात भी सुन लो, नसरानी नौजवान के साथ शादी करने का इरादा कर लो तो मुझे और अपनी दादी को बता देना। हम तुम्हारी राह की रुकावट नहीं बनेंगे, खुशी से उसके साथ तुम्हें रुखसत कर देंगे। उसके साथ ही मैकल गुस्से में अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और सारूक भी खड़ी हो गई थी। चंद दिन बाद सिराया और कबीरुद्दीन की शादी का एहतमाम कर दिया गया था और सिराया अपने बाप थोरोस की हवेली से कबीरुद्दीन की बीवी की हैसियत में जमालुद्दीन और बदरुद्दीन की हवेली में मुंतकिल हो गई थी।
इस शादी के चंद माह बाद एक रोज जमालुद्दीन, उसका बेटा बदरुद्दीन, बदरुद्दीन की बीवी जोरा, बदरुद्दीन की माँ जिमरान और कबीरुद्दीन और उसकी बीवी सराया एक कमरे में सब इकट्ठे बैठे अपने बागात के फल तोड़ने से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। करीब ही कबीरुद्दीन और सराया का बेटा सो रहा था। ऐसे में हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस पर कबीरुद्दीन अपनी जगह पर उठा और कहने लगा, मैं देखता हूँ दस्तक देने वाला कौन है। उसके साथ ही वो उठकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा, जहां पर बैठा था वहीं बैठा। तब उसके बाप बदरुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, कबीरुद्दीन मेरे बेटे, क्या हुआ? दस्तक देने वाला कौन था और तुम कुछ उदास और फिक्रमंद से हो गए हो? इस पर कबीरुद्दीन संभला और कहने लगा, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर उसका दादा जमालुद्दीन बोल उठा, बेटे कुछ तो है जिसके बिना पर तुम्हारे चेहरे पर उदासी के ये आसार हैं। इस पर कबीरुद्दीन बोला और कहने लगा, दादा, दरअसल दस्तक देने वाले कुछ मुसल्ला जवान थे। वो मोसल शहर की तरफ से आए थे। उन्होंने मेरे छोटे और अजीज भाई ज़ैनुद्दीन से मुतालिक खबर दी है, जिसे सुनकर मैं उदास हुआ हूँ, वरना फिक्रमंदी की कोई बात नहीं। उन अल्फाज पर जोरा चौंके। ज़मरान की हालत भी अजीब हो गई थी। बदरुद्दीन और जमालुद्दीन भी जुस्तजू भरे अंदाज में कबीरुद्दीन की तरफ देखने लगे थे। यहाँ तक कि बदरुद्दीन फिक्रमंदी में कहने लगा, बेटे, उन्होंने ज़ैनुद्दीन से मुतालिक क्या कहा था? कोई बात मुझसे छुपाना नहीं। तू जानता है मैं ज़ैनुद्दीन को किस कदर पसंद करता हूँ और उससे मेरी मोहब्बत कितनी गहरी है। उस मौके पर कबीरुद्दीन कहते कहते रुक गया, इसलिए कि उससे छोटा उसका भाई मुजद्दुद्दीन, जो घुड़ दौड़ के लिए उस वक्त बाहर गया हुआ था, वो भी हवेली में दाखिल हुआ। कबीरुद्दीन उसकी तरफ देखने लगा। अपने घोड़े को अस्तबल में बांधने के बाद मुजद्दुद्दीन भी कबीरुद्दीन के पास आकर बैठ गया। यहाँ तक कि कबीरुद्दीन बोल उठा, बाबा, जो मुसल्ला जवान थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने ज़ैनुद्दीन के मुतालिक ये कहा है कि ज़ैनुद्दीन मोसल शहर में अपनी दीनी और अपनी अस्करी तरबियत बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर चुका है और उसने वापस आने की बजाय मोसल का रुख किया है। जो मुसल्ला जवान आए थे वो ज़ैनुद्दीन का यही पैगाम लेकर आए थे कि वो कुछ अरसे तक घर वापस नहीं आ सकेगा, इसलिए कि कैमुद्दौला का बेटा इमादुद्दीन और मोसल का हुक्मरान करबोगा उसे उसकी तालीम और तरबियत मुकम्मल होने के बाद मोसल ले गए हैं। अब देखें वो उससे क्या काम लेते हैं। बाबा, मेरे उदास और अफसरदा होने की वजह यह है कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था कि मेरा छोटा भाई ज़ैनुद्दीन अब बहुत जल्द घर आएगा, इसलिए कि उसकी तरबियत मुकम्मल होने वाली है और मैं ये चाह रहा था कि हम तीनों भाइयों में से कम मुजद्दुद्दीन घर पर रहेगा। मैं और ज़ैनुद्दीन दोनों दरियाए ओरेंटस के किनारे नजमुद्दीन अलगाजी और उसके भाई सुकमान ने जो मस्कन बनाया है, जहाँ वो बड़ी तेजी और बड़ी जदोजहद के बाद मुसल्ला जवान इकट्ठे कर रहे हैं, हम उस लश्कर में शामिल होंगे और मुसलमानों के खिलाफ मुतहरिक होने वाली कुव्वतों के खिलाफ हरकत में आएंगे। बाबा, जो खबरें अब तक मुझे मेरे भाई ज़ैनुद्दीन से मुतालिक मिलती रही हैं, उसके मुताबिक जहां उसने अपनी दीनी तालीम बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल की है, वहां वो हरबी तरबियत में भी सबसे आगे रहा है। और यह भी सुना गया है कि जब उसकी हरबी तरबियत मुकम्मल हुई तो हल्ब के उस मकतब में मेरे भाई ज़ैनुद्दीन को बेहतरीन तैगज़न और हरबो ज़रब के फ़नून में सबसे आला व अरफा करार दिया गया। कबीरुद्दीन जब खामोश हुआ तो उसका बाप बदरुद्दीन बोला और कहने लगा, बेटे, इसमें उदास और अफसरदा होने की क्या बात है? तुम्हारा भाई अपनी दीनी और हरबी तालीम मुकम्मल करने के बाद अगर हल्ब से मोसल की तरफ चला गया है और वहां मोसल का हुक्मरान अमीर करबोगा इमादुद्दीन के साथ मिलकर उससे कोई काम लेना चाहता है, तो बेटे ये हमारी खुशकिस्मती और हमारी खुशबख्ती के अलावा हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है। बेटे, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई ज़ैनुद्दीन किसी रोज बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा। बदरुद्दीन के उन अल्फाज पर सब खुश हो गए थे। इतनी देर में करीबी मस्जिद से मगरिब की आजान सुनाई दी थी, लिहाजा सब नमाज के लिए उठ खड़े हुए थे।